आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी अजीम शख्सियत से मिलने आए हैं कि जिसका अगर हम आपसे जिक्र करें तो ये आपके साथ में ज़्यादती होगी कि हम उनका परिचय जो है सिर्फ नाम से कराएं। हम आपको बताना चाहते हैं उनकी जो वायरल रचना हो रही है, जिसको हम भी यहाँ सुनने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि वो अपनी रचना से अपना परिचय दें। उनकी वायरल रचना का जो नाम है, उसका एक शेर मुझे याद है। छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै। इस कविता के रचयिता श्री ओम कल्याणी जी, ओम प्रकाश कल्याणी जी, ये अपनी गंभीर भूमिका भी निभा रहे हैं और हास्य की भूमिका के लिए भी ये जो है, आप देखिएगा, देश विदेश के सफर कर रहे हैं। आपने अपने सफर की शुरुआत जी ओम प्रकाश कल्याणी साहब, जो सरकारी जॉब में है, एक बड़े पद पर। जी कल्याणी जी, आप अपनी रचना से शुरुआत कीजिएगा अपने परिचय की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इंटरव्यू लेने आए हैं, वो भी एक हास्य कवि का। तो ये मैं अपने लिए बहुत बड़ी बात मानता हूँ, ईश्वर की कृपा है। तो देखिए, हम तो एक स्टार का इंटरव्यू लेना आए हैं जनाब। ये आपके मुंह में घी शक्कर कल को। जी, आपने जो वायरल कविता की बात की जी, हरियाणवी, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मेरी पृष्ठभूमि हरियाणा से है और मुझे फक्र है इस बात का। हमारा प्रदेश बहुत ही हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ जो भी सीधा सीधा कहा जाता है। आप जैसे शायरी में पर्दे में बात करते हैं, हमारे यहाँ महिला बेशक पर्दा करती हो लेकिन भाषा में कोई पर्दा नहीं है हमारे यहाँ। तो मैं ही मानता हूँ कि हरियाणा में प्रेम करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है जी। लेकिन उससे भी मुश्किल काम प्रेमिका की या पत्नी की तारीफ करना माना जाता है। हमारे मुंह से वैसे भी किसी की तारीफ जल्दी से निकलती नहीं है जी। तो हरियाणा का जो प्रेमी होता है, एक कविता के माध्यम से एक अपनी प्रेमिका की तारीफ कैसे करता है, आसपास से उपमाएं जुटाता है। जिस परिवेश में वो रहता है वैसी उसकी उपमाएं मिलती हैं। जी। तो ये रचना उसी तरह की मैं आपको सुनाता हूँ, आप आनंद लीजिएगा रचना का। ऐसी तारीफ आपने कभी किसी की सुनी नहीं होगी। जो श्रोतागण भी इसको वीडियो को देख रहे हैं, दर्शक, ऐसी तारीफ आपने वाकई कभी किसी प्रेमिका की सुनी नहीं होगी। सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जी जी। वो कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै। छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही सै, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै। वाह वाह वाह। कि मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही सै, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब चोरी। तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कैटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सै। तू कैटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही सै, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े। किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही सै, और बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सै। बारो मासी आंखा आगे तेरी सूरत रहवे सै, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही सै। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चौमासा तू ही सै। वाह वाह वाह। तो वैसे ये जो कविता है, इसमें जो उसकी प्रेमिका है वो भी जवाब देती है जी। आपने वो शायद वो वाला पंक्तियां ना सुनी जी, वो दर्शकों को सुना दीजिए आप वो भी। हाँ, क्योंकि मैं इसके तुरंत बाद उसका जवाब भी सुनाता हूँ, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो वो प्रेमिका जवाब देती है जी, हरियाणा की छोरी जवाब जरूर देती है और उल्टा ही देती है। तो वो जवाब देती है जी, वो जवाब देती है
कि मैं स्वर्ण खरा हाँ तू खोटा से, हाँ मैं स्वर्ण खरा हाँ तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू हाँ। मोटा से, हाँ मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मने छोरों का ना टोटा से। वाह 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 वाह, फिर पढ़िए आप। मेरे पाछे हाँ। दुनिया सारी मन छोरों का ना टोटा से, हाँ। और मैं चांद की जैसी सुथरी सी, मैं चांद की जैसी सुथरी सी, और तू तो काला झोटा से। हाँ हाँ, वे क्या आपने जबान का इस्तेमाल किया, वाह वाह। मैं चांद की जैसी सुथरी सी, हाँ और तू तो काला झोटा से, वाह वाह वाह। मैं पीली पीली सरसों सूं, हाँ मैं पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से, मैं पीली पीली सरसों सूं, तू सिर पे धरा भरोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा से, मैं गगरी ठंडे पानी की, तू बेपैंदी का लोटा से। तो इस तरह की रचनाएं हमारे यहाँ होती हैं। तो आपने इस अपनी रचना में 4 चीजों को बहुत ज्यादा जिंदा किया है। तो हम जो कविताएं सुनते हैं जी, तो वो क्षेत्रीय भाषाओं में कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा ये मकसद है हमारे चैनल का कि हमने भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन सब की हिफाजत करनी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उद्देश्य है आपका। तो हम इसी उद्देश्य को लेकर चले हैं, और इत्तेफाक की बात है कि आपने ये रचना जो है, आप मुझे ये बताइए, आपने ये हरियाणवी में तो रचना पढ़ी है, लेकिन जब आपसे बातचीत होती है तो आप में वो हरियाणवी लुक तो झलकता नहीं है बातचीत में आपकी में। आपका जन्म कहाँ हुआ है? मैं हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पार करते ही फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है जी। अनंगपुर मेरा पुश्तैनी गांव है, और उसके साथ ही एक लकड़पुर गांव है, हमारा 2 गांव है। तो लकड़पुर गांव में मेरा जन्म हुआ, और लेकिन मैं वही ऐतिहासिक गांव है ये तो जी। अनंगपुर जो गांव है अनंगपाल के समय का गांव है, जो राजा अनंगपाल तोमर जो थे जी, जो जिसको पहले दिल्ली जो ढिल्ली बोला जाता था, वो जो एरिया है सूरजकुंड के आसपास वाला जी, वो वही उस जब दिल्ली बसी थी कभी उसी क्षेत्र में बसी थी। अभी जो तुगलकाबाद का भी एरिया है लगभग ये सारा एरिया उसमें आता था। बाद में वो ये हरियाणा में चला गया ये जगह जी। तो मैं उस प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और खड़ी बोली हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं बोली जाती, ब्रज भाषा मिश्रित बोली जाती है जी। लेकिन क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बोली है, मेरे अपने प्रदेश की बोली मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए इसमें रचनाएं लिखता हूँ। और हरियाणा के लोग होते हैं साथ में, तो मैं हरियाणवी में ही बात करने का प्रयास करता हूँ। ये भी बात है, मतलब आप हरियाणवी में भी बात करते हैं, और हमसे जो हम लोगों से जैसे मिलते हैं तो आप जी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पढ़ाई कहाँ की है? पढ़ाई मेरी दिल्ली में ही हुई। अच्छा। आजादपुर गांव में मैं पला बढ़ा हूँ, और आजादपुर में और मॉडल टाउन स्कूल में मेरी शिक्षा हुई। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं एमए हूँ, बीएड हूँ, लॉ ग्रेजुएट भी हूँ। अच्छा, और ट्रांसलेशन में पीजी डिप्लोमा भी है। और सारी मेरी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है और रेगुलर कॉलेज से भी। भाई ये तो बड़ी उसकी बात है कि इतनी शिक्षा होने के बाद आपने जो ये साहित्य को चुना है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आप कल्चर को, भारत के कल्चर को जो प्रमोट कर रहे हैं इस भाषा के जरिए जी, तो अभी तक आम लोगों तक आपका पैगाम नहीं पहुंचा है। हम ये चाहते हैं कि ये चैनल के द्वारा ये पूरी दुनिया में जो है ये पैगाम जाए, क्योंकि आपने इस भाषा में एक वो जो है गगरी का इस्तेमाल किया। वो गगरी, वो मीरा के जब गीत लिखे जाते हैं, जब कृष्ण जी का जिक्र आता है, जब राधा जी का आता है, तो हमारे यहाँ प्रेम के देवता एक ही हैं, नंदलाला जी। बिल्कुल, पीछे उनकी तस्वीर भी लगी है। जी 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 जी। तो ये बस आपने वहाँ गगरी का बड़ा अच्छा जिक्र किया। आपने कई एक वो मुंडासा इसका जिक्र किया है, बताशा, ये चीजें शायरी में आती नहीं है आसानी से, और आपने ये हास्य रंग में लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो ये इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा और आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस जुबान को जो है वो आप आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आभार आपका असलम भाई जी। मैं यही चाहूंगा कि आपकी क्षेत्रीय बोली क्या रही है? हमारे जिले में फरीदाबाद में, क्योंकि
उत्तर प्रदेश से मथुरा वगैरह से काफ़ी निकटवर्ती जिला है हमारा, तो ब्रज भाषा मेनली बोली जाती है और मिश्रित ब्रज भाषा है, वो वाली नहीं जो मथुरा में आप सुनेंगे। जी जी जी। कुछ दिल्ली का मिक्सचर मिलेगा, कुछ उधर, क्योंकि गुड़गांव टच करता है, हरियाणा का भी जी प्रभाव है। गुड़गांव तो वहाँ से हाँ, काफी दूर है। नहीं दूर नहीं है, उधर टच करता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमारे उधर से ही रास्ता गुड़गांव के लिए भी जाता है, जो अरावली में से होके जाता है। अच्छा। मेरा गांव पूरा अरावली में ही है। वो अरावली वाला पहाड़? हाँ बिल्कुल, मेरे गांव के साथ ही पहाड़ी थी कभी, अब बाद में उसमें क्रैशर लगा के रोड़ियां निकाल के उसको नष्ट कर दिया गया। तो ये पूरा अरावली वाला एरिया है और बहुत प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण था। कभी जब हम गांव जाते थे तो ढाक के बहुत पेड़ थे, झड़बेरी के बेर बहुत होते थे हमारे यहाँ। तो अब जाके बड़ा दुख होता है, वो सब नष्ट हो गया वहाँ पर। सूरजकुंड का एरिया बहुत ही हरा भरा था, वहाँ जो जहाँ बोटिंग करते हैं लोग, हम लोग उसमें नहाया करते थे जाके, जब हम छुट्टी उट्टी में गाँव जाते थे। तो बहुत अच्छा वो अरावली वाला। तो आपने वो बचपन की मेमोरी को भी संभाल के रखा हुआ है? यादों में है। तो आप कोई ऐसी यादगार मेमोरी अपने जो दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, जो आपको बहुत ज्यादा टच करी हो? मैंने कभी जब गाँव को लेके, हालांकि मेरा बहुत कम समय वहाँ बीता, लेकिन जाते थे तो अपनापन जब जिस धरती से होता है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव मन में रहता ही है। जी। तो कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूँ समय। जी जी जी। वो छोटा सा गाँव, वो ममता की छाँव, न भूला हूँ उसको, न भूलूंगा मैं। वाह। थका देंगी जब इस शहर की हवाएं, तो उसके ही आंचल में झूलूंगा मैं। वाह। वो छोटा सा गाँव, वो ममता की छाँव, न भूला हूँ उसको, न भूलूंगा मैं। एक रचना थी पूरी। देखिए, आपने ये लाइन तो आपने गुनगुनाई है, लेकिन मुझे ये, जब आपने ये रचना गुनगुना रहे थे, मुझे लगा कि मैं भी वो माँ के पीछे दौड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो दुपट्टे में छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। जब बच्चे को धूप लगा करती थी, वो माँ के दुपट्टे के नीचे हो जाया करता था, जबकि धूप दुपट्टे के अंदर भी लगनी है। बिल्कुल। लेकिन माँ का आंचल ये तसल्ली देता है कि अब हमारे सर पे साया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें कोई धूप नहीं लग रही। आपने इस मेमोरी को संभाल के रखा। ये हमारे लिए जो है, ये आप एक गौहर है। ये गौहर, ये अपनी रोशनी लुटा रहा है। आप जब ये प्रोग्राम में गए, वाह भाई वाह, क्या बात है जी, तो वहां आपने कौन कौन सी रचना सुनाई थी? असल में आपको शायद जानकारी होगी कि वीडियोस भेजते थे लोग वहाँ, और उनमें से जो उनको अच्छी लगती थी उन कवियों को आमंत्रित करते थे। ये शैलेश जी ने बहुत बड़ा काम किया एक तरह से जी, कि इतने सारे नए कवि कवित्रियों को मौका दिया है, और इतने बड़े मंच पर बुला के। आज के दौर में ये करने की हिम्मत हर कोई जुटा नहीं पाता। तो मैं आदरणीय शैलेश भाई को बहुत साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि अपनी वो रचनाएं भेजी, तो मैंने भी अपनी कुछ एक वीडियोज वहाँ भेजी थी। तो ये हरियाणा वाली रचना उन्होंने सुनी थी, और उसी की वजह से मुझे उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। तो मैंने ये वाली रचना भी सुनाई थी, और कुछ एक रचनाएं जो उन्हें दर्शकों या श्रोताओं के हिसाब की लगी थी, तो वो भी सुनाई थी। जो कि अक्सर मैं कम सुनाता हूँ, लेकिन शायद वो उनको मनोरंजक लगी होंगी, तो वो सुनाई थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ जाकर। हाँ, वो हम देखते हैं, बहुत अजीम शख्सियत है वो। नहीं बिल्कुल, बहुत मेहनत करके वहाँ तक वो भी आए। हाँ। अच्छा, ये आपको शायरी का शौक कहाँ से पैदा हो गया? शायरी का शौक, आपने लॉ ग्रेजुएट किया है, एमए हिंदी साहित्य में किया है मैंने। अच्छा। लेकिन उससे पहले ही थोड़ा बहुत लिखने, पहले मैं कहानियां लिखा करता था। शुरुआत मेरी साहित्य से जो जुड़ाव। अच्छा। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था राजधानी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से जी, तो यहाँ की एक पत्रिका राका नाम से निकलती थी। तो मेरे 3 साल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई उनमें। अच्छा। तो और मैं अलग विषयों पे मतलब थोड़ा सा लिखने का प्रयास रहता था मेरा, कि सामान्य विषय तो बहुत लिखते हैं, लेकिन कुछ अलग हट के लिखा जाए। तो उसमें साहित्य में मेरा शुरुआत कहानी लेखन से हुई, लेकिन बाद में मुझे लगा कि कहानी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, समय चाहिए। कविता से जो लगाव है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग जब पैरोडी बनाया करते थे घर में भाई बहन ना,
तो जो हास्य के कहीं ना कहीं शुरुआत में मानता हूँ, जो हास्य के जो वायरस कहीं ना कहीं उस समय से शुरू हुआ। अच्छा। हम लोग कुछ भी गाना सुनते थे उसको हरियाणवी में बनाने की कोशिश करते थे, या अच्छा, तो पैरोडी बनाते थे। तो वो मतलब मुझे था वो कीड़ा थोड़ा सा। अच्छा, बचपन में ही था। लेकिन फिर जब मैंने कॉलेज समय से लिखनी शुरू की, तो मैं साहित्य में छायावाद से बहुत प्रभावित रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ। अच्छा। निराला जी से और महादेवी वर्मा और ये जयशंकर प्रसाद, इनकी सब रचनाएं मैंने बहुत पढ़ी। छायावाद में जो प्रकृति चित्रण है वो मुझे उस तरह की शब्दावली बहुत अच्छी लगती थी। तो प्रारंभिक मेरी रचनाएं जो कविताएं रहीं वो या तो देशभक्ति परक रहीं या फिर प्रकृति से जुड़ी रहीं, उस तरह की मैं लिखता। या फिर जो छायावाद में होता है ना, वो ख्यालों में खोआ हुआ है व्यक्ति, वो उस तरह की रचनाएं थी। पर मैं जब दिल्ली से बीएड कर रहा था तो मैं विशेष रूप से इस बात को रेखांकित यहाँ करना चाहता हूँ कि मैंने हास्य कविताएं कैसे लिखनी शुरू की। आप ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, अच्छा है ना, तो मैं खुद ही बताता हूँ। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिनकी वजह से लिखनी शुरू करी, ईश्वर थोड़ा सा दयावान नहीं रहा उनके प्रति। संजीव सर थे हमारे, अब वो नहीं रहे, बहुत कम वय में असामयिक उनका निधन हो गया अभी 4-5 साल पहले जी। हमारे लेक्चरर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, जब मैं बीएड कर रहा था तो मैं सामाजिक कविताएं भी लिखा करता था। कैक्टस नाम से मेरी एक कविता थी। अच्छा। जो समाज के मतलब जो पीड़ित वर्ग है उसके भावों को व्यक्त करते हुए लिखी थी, कैक्टस से तुलना करते हुए। तो उन्होंने एक बार एक हिंदी दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, कवि सम्मेलन रखा, और उन्होंने उसमें अनाउंस किया, हमारी जो सुबह असेंबली भी होती थी वहाँ, कि एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें जो सबसे अच्छी कविता रहेगी उसको मैं अपनी ओर से सम्मानित करूंगा। और अच्छा। मुझे कांटेदार कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरी कैक्टस कविता सुनी थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझ पे व्यंग्य करते हुए कहा था कि मुझे कांटेदार कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं है, चुभने वाली। तो मुझे बड़े दिल पे चुभी वो बात, व्यंग्य वाली बात चुभ गई मुझे। तो मैंने फिर उस हिंदी दिवस पे होने वाले कवि सम्मेलन के लिए एक रचना लिखी थी, बीएड या जंजाल। बीएड कर रहे थे हम लोग, क्योंकि सब बीएड के छात्र। बीएड या जंजाल। तो वो कविता मैंने वो बीएड के परिदृश्य को देखते हुए उसी संदर्भ में लिखी थी। हास्य कविता थी वो मेरी पहली। तो वो लोगों को बहुत पसंद आई और उसको फर्स्ट प्राइज मिला। और संजीव सर ने, मुझे याद है, पेन का एक सेट दिया था मुझे और कहा था वाह भाई बहुत अच्छा तुमने लिखी। तो वहां से मतलब हास्य का शुरुआत हुई। फिर मैं कॉलेज की हर घटना पर एक कविता लिखता था और कॉलेज की वॉल मैगजीन पे लगाता था। वो कई कविताएं लोग वहां से उतार के ले गए, मेरे पास आज तक उसकी प्रति नहीं है। अच्छा, मैगजीन पे लगाते थे आप? वॉल मैगजीन, मतलब हाथ से लिख के चिपकाए जाते थे। तो वो उस पे नोटिस बोर्ड होता। हाँ, तो उसको एक वॉल मैगजीन अलग से बनाया हुआ था, तो उस पे अपनी कविताएं लगा सकते थे हम। तो मैंने लगभग, जैसे जहां हम पढ़ाने जाते थे जिस स्कूल में, ये कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल है अशोक विहार में, तो टीचिंग प्रैक्टिस हमारी वहां होती थी। तो उसके लिए भी मैंने कविता लिखी थी, दुखड़ाए कुलाची। नाम भी बड़ा। तो उसमें हम कॉलेज के 10 लोग पढ़ाते थे, तो उन सबका दुखड़ा उसमें व्यक्त किया था, वो कैसे पढ़ाता है, क्या समस्याएं आती है। तो वो हमारे कॉलेज में बहुत मशहूर हुई थी वो रचना। अब मतलब मेरे पास उसकी मूल प्रति है नहीं, क्योंकि वो लोग उतार के ले गए थे हमने। अभी मेरे किसी मित्र के घर है वो तो है, मतलब हाँ, वो कहता है मैंने रखी हुई है उसको, तो अच्छा। हाँ, संरक्षित रखी है, पर मुझे दी नहीं उसने। बहुत अच्छी रचना बनी थी वो। तो वहां से मतलब लिखना धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर उसकी 1-2 रचना की लाइनें, शिक्षा है पढ़ रहे, कभी शिक्षण है पढ़ रहे, अधिगम की प्रक्रिया में न जाने कब से चल रहे। अधिगम की प्रक्रिया में न जाने कब से चल रहे। आखिरी लाइन और सुना दीजिए इसकी। आखिरी लाइन कुछ ऐसी थी कि अपना तो कहना है भैया, बस एक बार डिग्री मिल जाए, कान पकड़कर बोलेंगे फिर, जान बची तो लाखों पाए, जान बची तो लाखों पाए। वाह 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 वाह। तो यहाँ से के सफर की शुरुआत का शुरू आपका हुआ। तो मैं संजीव सर का बहुत आभारी हूँ। आज ईश्वर वो जहाँ भी हो उनको सदगति दे, उनकी वजह से मैं हास्य कवि बना। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आपको वो बात उनकी चुभ गई और आप हमें हास्य कवि के रूप में आपको देख रहे हैं।
हम आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं कि ये हास्य रंग और उधर बहुत गंभीर आप ड्यूटी देते हैं सरकार की, इन दोनों को मैनेज कैसे कर पाते हैं? वहां तो बिल्कुल आपका किरदार अलग है। देखिए, मैं तो ऑफिस में भी कुछ इसी किरदार में रहता हूँ जी। एक्चुअली जीवन में सभी के कुछ ना कुछ दुख परेशानियां होती हैं। अब हर व्यक्ति जो जी, जी। इस संसार में आया है परेशानियों का सामना भी करता है, हम भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि करना तो है सामना, जी। या तो दुखी होकर करिए या खुश होकर करिए। अगर खुश होकर करेंगे तो थोड़ी सहजता से उसे निभा लेंगे। तो चुनौती जो है आप हाँ। दे रहे हैं खुद समय को कि हम तेरा सामना करेंगे। एक शेर मैं किसी शायर का शेर है, जी जी। मतलब मैं उसको अपनी जिंदगी का बहुत फलसफा मानता हूँ उसको, जी। कि जाने जाना, जिंदगी के लिए कह रहा हूँ मैं, वो किसी ने तो माशूका के लिए कहा होगा कि जाने जाना तुमसे उम्मीद वफा होगी जिसे होगी। हाँ, जाने जाना तुमसे उम्मीद वफा होगी जिसे होगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक। कि जाने जाना तुझसे उम्मीद वफा होगी जिसे होगी। वाह वाह। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। तो हम तो जिंदगी को मैं उसी तरह लेता हूँ, उसी तरह जीता हूँ और सहजता से जीता हूँ। बड़े मस्त माहौल में रहते हैं। जब मैं होता तो काम में कोई बर्डन फील नहीं करते और ज्यादा काम करते हैं ऐसे में। हाँ, वो खुश होकर बगैर टेंशन के काम करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं उस पर प्रेशर बना के कराऊंगा शायद उतना अच्छे से ना करें। तो मैं जीवन में ऐसे ही रहता हूँ, खुश मिजाजी में ही। तो वो कॉलेज के तो फंक्शन हर साल होते रहते हैं, पुराने नए स्टूडेंट आते रहते हैं। तो आपने वहाँ फिर कॉलेज छोड़ने के बाद जब आपने सब डिग्रियां कर ली, उसके बाद भी आप वहाँ फंक्शनों में जाते रहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा था कि उसी कॉलेज ने जी मुझे बुलाया था एक बार हिंदी दिवस पे कविता सुनाने। तब मैं नौकरी में आ गया था। तो पहली बार मुझे पैसा मेरे कॉलेज ने ही दिया था। अच्छा, कौन से सन की बात है ये है लगभग 2000 के आसपास की बात होगी। अच्छा। 2000 या 2001 की करीब की बात होगी। तो संजीव सर ने ही मुझे इनवाइट किया था। अच्छा। हिंदी दिवस पे कवि सम्मेलन उन्होंने रखा था। उनको पता लग गया था कि आप इस वक्त सरकारी अफसर हैं? जी जी। अच्छा। संपर्क में थे तो किसी दूसरे छात्र के माध्यम से मुझे संपर्क किया था और मुझे इनवाइट किया था उसमें। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे कॉलेज ने मुझे बुला के सम्मानित किया। उन्होंने 101 रुपए दिए थे उस समय लिफाफे में और कुछ किताबें दी थी, भेंट की थी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है कि 101 रुपए तो वो तो अपने कॉलेज ने बुला के मुझे दिया। वो आपने जो है उसकी रचना की 1-2 लाइन याद है आपको? आपने जाके नहीं, वही वाली रचना सुनाई थी। अच्छा। वो उस रचना को उन्होंने दोबारा सुना। हाँ, और वो छात्रों ने भी कनेक्ट किया अपने को, क्योंकि वही सब झेल रहे थे वो भी। अच्छा, ये तो आपके तो वहाँ स्टार हो गए होंगे आप तो दोबारा से वहाँ। वो मतलब मुझे बहुत सारी लड़कियां ना सिर्फ अच्छा वो ओम प्रकाश कवि जो था इससे जानती हैं। कई लोग मुझसे मतलब किसी और के माध्यम से पूछते थे ये कौन है जो कविताएं लिख के लगाता है। तो एक बार एक लड़की मिलने आई उससे के, तो वो दूसरे ने परिचय कराया, ये ओम प्रकाश कल्याणी है। तो मैंने कहा अच्छा, करिए अच्छा आप हो ओम प्रकाश कल्याणी? मैंने कहा हाँ। वो कविताएं आप ही लगाते हो? मैंने कहा हाँ। नहीं बहुत अच्छा लिखते हो। तो बड़ा अच्छा लगा था। उस समय लड़कियों से ज्यादा बात मैं कर नहीं पाता था, बस शर्मा, सभी डरते थे। हाँ, तो इस तरह का पढ़ाई की तरफ ही ज्यादा ध्यान होता था जब तक पढ़ लिख ना जाए जब तक। तो वो बड़ा अच्छी उम्र थी, शरारतों में कुछ भी लिख दिया करते थे, गंभीर रहते हुए बहुत हंसी की बातें। एक बार वो जो लास्ट में साइन नहीं कराते ऑटोग्राफ, तो किसी लड़की ने मुझे दिया, सुनैना नाम था उसका। अच्छा। हमारे साथ ही टीचिंग प्रैक्टिस करती थी जिस स्कूल में पढ़ाते थे। तो ऐसे शरारत में लिख दिया कि क्या लिखें। हम बैठे थे, एक मेरी मित्र थी पंजाबी की, वो टीचर। अच्छा। तो मैंने कहा यार क्या लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने 2 पंक्तियां उसके लिए लिखी कि सुन 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 सुनैना, अच्छा, मेरा है बस यही कहना, हम फिर न मिल सके तो कोई बात नहीं, बस मेरी यादों में तुम बसी रहना। ऐसे शरारत में लिख दिया था उसको। तो वो सरदार ने लड़की कह कि तेरे को आज बहुत चित्तर पड़ेंगे। अच्छा। सुनैना पड़ेगी ना ये। लेकिन सुनैना को बहुत अच्छा लगा था। मतलब उसने मुझे ये जरूर बोला था कि एक दिन मैं ईश्वर से कामना करती हूँ बहुत अच्छे बड़े कवि बने और लोग आपको पहचाने एक दिन। देखिए, ये शायर के जज्बात को समझना आसान नहीं होता, और अगर कोई शायर के जज्बात को समझ लेता है तो
ये समझ लीजिए, आप उनका पता कीजिए तो वो फिल्मों में, या तो फिल्मों में डायरेक्शन कर रही होंगी या फिर वो किसी नाट्य कंपनी में जो है वो। नहीं, वो तो कहीं कॉमर्स की पढ़ा रही होगी किसी अच्छा। स्कूल में कॉमर्स पढ़ाती थी वो। अच्छा अच्छा जी। मैंने एक उसके नाम से कविता और रचना लिखी, हालांकि मतलब हमारे दिल को धड़काना यही बस काम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका। मिली एक दिन रजौरी में कलूटे से पति के संग, मिली एक दिन रजौरी में कलूटे से पति के संग, हमारा दिल दुखाने का यही अंजाम था उसका, मेरे कॉलेज की एक लड़की सुनैना नाम था उसका। ये सब काल्पनिक बातें हैं बस उसका नाम यूज किया। अब मेरे कॉलेज के दोस्त बोल रहे थे कि सुनाएंगे सुनाने तेरे को जूते पड़वाने बनके। और अगर इत्तेफाक से इसके हस्बैंड काले हुए तो नहीं, बहुत सुंदर थे, उसकी शादी में हम लोग गए थे। ये तो सिर्फ एक काल्पनिक है, वो नाम वो बहुत अच्छा फिट हुआ उस रचना में। तो ये तो आपने कमाल कर दिया है, और आपने अपनी उस वक्त के जो है ये धरोहर संभाल के रखी है। इन धरोहर के सहारे ना आदमी का सफर बहुत आसान होता है जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने बड़ी हंसी हंसी में ये गंभीर बातें कही हैं। कॉलेज का वो वक्त, पढ़ाई का प्रेशर आपने नहीं लिया। ये जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जी। कि पढ़ाई का प्रेशर नहीं रखना चाहिए। प्रेशर का तो मतलब मैं आप मेरे बारे में ज़्यादा व्यक्तिगत उसमें जानते नहीं हैं जी। मैं बहुत ही गरीब परिवार से उठ के आया हूँ। बहुत छोटे से घर में हम 9 बहन भाइयों का परिवार रहता था। पिताजी की एक छोटी सी नौकरी थी, इतने सारे बच्चों का लालन पालन करना। पढ़ने के लिए किताबें तो हो जाती थी, लेकिन गाइड वगैरह हेल्प बुक नहीं खरीद पाते थे। तो टीचर से गाइड हम लोग, जो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज आती हैं, वो लेके अच्छा पढ़ते थे, या किसी मित्र के घर जाके पढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो सहूलियतें। तो लेकिन ईश्वर की कृपा रही, शिद्दत से पढ़े, मेहनत करी, किसी गलत संगति में नहीं पढ़े। कॉलेज में भी रहे, रेगुलर कॉलेज किया है, लेकिन कभी कोई गलत संगति नहीं की, और ईश्वर की कृपा रही। आज इतने, मतलब हमारे सामने जो 1 क्लास ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो अपने परिवार को याद कर रहे हैं क्या वो किस परिवार से आते थे। नहीं, परिवार संस्कार बहुत अच्छे दिए हमारे माता पिता। संस्कार ही है जो आज आप इस तरह से बैठे आज मेरे माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं बहुत उनको मिस करता हूँ, और उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी उनको पूरा निभाने की कोशिश करते हैं जीवन में, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हम कर पा रहे हैं वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। दादाजी का नाम आपको याद है? हाँ, दादाजी का नाम हरियाणा में आपको मैं बताऊं जी, नाम ऐसे ही मिलते हैं। मेरे दादाजी का नाम कालू राम था तो कालू राम बहुत फेमस नाम है, तो कालू राम। देखिए, माँ इसलिए नाम रख दिया करती थी ऐसे ताकि बच्चे को नजर ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धा, कालू, पहले ऐसे गांव में इस तरह के चलते मंगल ये। लेकिन हमारे दादाजी बहुत ही तगड़े और बलिष्ठ और बहुत लठैत टाइप के व्यक्ति थे। मेरे भाई हैं, बहुत ज्यादा गोरे हैं वो मुझसे भी, मेरी तरह लंबे तकड़े हैं वो, और जूट वो सिखाते हैं, वो मार्शल आर्ट के वो हैं, ब्लैक बेल्ट है उन पे। जी जी। अबरार नाम है उनका, माशाल्लाह से वो बहुत जानते हैं लोग उनको। तो उनको हमारे जो चचा थे, उनके फादर, वो काले कहते थे उनको। अब पहले इस तरह से ही चलता था। तो बच्चे को अगर कोई नाम ऐसा देते थे वो तो इसलिए देते कि बच्चा बुरी नजर से दूर है। जी जी बिल्कुल। तो आपके पिताजी का क्या नाम था? मेरे पिताजी स्वर्गीय चरण सिंह कल्याणी उनका नाम है जी। और माताजी श्रीमती चमेली देवी। आज दोनों इस संसार में नहीं है जी। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल। हमारे पिताजी बहुत संत मत से जुड़े हुए थे। अच्छा। और बहुत मेडिटेशन और उस तरह का, रात को 3 बजे उठ के नहा धोना,
अच्छा। और उसके बाद भजन सुमरन करना, अपना कई घंटे बैठ के मेडिटेशन। वही जो है कि सूर्य उदय से पहले जो है जो स्नान कर लेना है। हाँ, वो स्नान कर लेना है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं जी, ब्रह्म मुहूर्त हाँ, 3 बजे के 3:30 के करीब का समय जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले थे ये काम। वो उसमें बैठ के ईश्वर का नाम लेना, मेडिटेशन करना, वो उनका रूटीन था। और हम लोग उस संत मत से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उसी आप परिवार में कौन से नंबर पर हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, 8 आपसे बिल्कुल बड़े हैं। सब बड़े हैं। तो सिलसिलेवार उनका भी नाम जोड़ अच्छा, मैं एक और जी, हम 9 बहन भाई थे, तो मैं कई बार हरियाणा में आज से चलता है ना जी, तो मैं कई बार माता जी को कहा करता था। मतलब आप इस बारे में माता जी को भी हंसाने का वो करते थे प्रयास। हाँ, मतलब हमारे यहाँ आज से कहीं भी चलता है। तो आज से कैसे आता है, पिताजी कई किस्से सुनाया करते थे। मैं कई बार मंच पे भी वो जरूर सुनाता हूँ वो किस्सा, जब भी अपना काव्य पाठ करता हूँ। तो वो एक किस्सा सुनाते थे कि एक हरियाणा का ताऊ लाठी पे जूते टांगे जा रहा था। अच्छा। तो गांव के 2 छोरों ने ताऊ को छेड़न खातर कहा कि ताऊ ये पराठे कहाँ टांग रखे से? अब ताऊ वही हरियाणा का था। ताऊ ने कहा भाई पराठों को कहीं भी टांग लो, कुत्तों की नजर पड़ी जाती है। तो ये हाजिर जवाब होते हैं। तो हमारे पिताजी ये किस्सा सुनाया करते थे हमें। तो कहीं ना कहीं से ये हाथ से वहां से भी निकला है। वहां से भी निकला। बिल्कुल जो 3 बजे उठ के पूजा पाठ शुरू कर दिया करते थे। हाँ, लेकिन वो भी अंदर हाथ से था उनके भी। तो एक बार उनका एक किस्सा मैं सुनाता हूँ। आजादपुर में जब हम लोग आए थे, तो अब क्योंकि वहाँ हमारा ननिहाल था, तो सब साले वालों से छेड़छाड़ चलती थी। जीजा साले की बहुत चलती है हरियाणा में भी। तो एक बार कोई हमारे एक मामा वहाँ सोए हुए थे चारपाई पे। तो पहले तो बाहर भी सोते थे गर्मी में। तो एक गधा किसी का पास में उधर से जा रहा था, उसकी रस्सी उन्होंने उसकी चारपाई पे बांध दी। अच्छा। और गधे को एक लठ मारा। उसके बाद वो चारपाई लेके जो गधा भागा, और जो मामा सोए हुए थे उसमें उछल के जो गिरे। तो मतलब हाथ से उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये पिताजी आपके मजाक पहले ऐसा ही होता था। हालांकि बहुत गंभीर थे, लेकिन कभी कभार इस तरह की वो जीजा सालों के साथ में बस यही मजाक होते थे। जी। और हमारे यहाँ तो आप ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश और इसमें तो बहुत मजाक होता था जी। सालों के साथ बड़ा मजाक किया जाता था। और साले भी छोड़ते नहीं थे जीजा को। हाँ, दोनों। हाँ, बल्कि साले अगर मजाक कोई जीजा सीरियस मजाक करता तो साले उसको गाली देने लगते थे। गाली तो खूब चलती थी गांव में। जो साला आ गया तो पूरा गांव ही गाली देता था उसको। कि साला है, पता लग जाता था कि फला का साला है। बिल्कुल, हम लोगों ने भी खाई है गाली। तो आप परिवार में बताइए, आप आपसे जो बड़े थे उनका भी परिचय करा दीजिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक इंटरव्यू है। जी, मेरे बड़े भैया हैं दिल्ली में ही, CPWD में है जी, टेक्निकल लाइन में है। एक दूसरे भाई वो भी अपना कुछ काम करते हैं। अच्छा। और बाकी बहनें हाउस वाइफ हैं लगभग सारी, ज़्यादातर गांव में है। हरियाणा के गांव में 4 बहनें तो हरियाणा के गांव में ही, और 2 दिल्ली रहती हैं। तो ये परिवार है हमारा। 2 बहनें दिल्ली में रहती हैं और 4 हरियाणा में। जी। तो हरियाणा में वहीं पिताजी रहते थे, आप ये दिल्ली आ गए, वो हरियाणा रह गए। तो आप दिल्ली क्यों आ गए? पिताजी के साथ ही आए, मतलब माता पिता के साथ ही लाए थे आपको? माता पिता यहाँ साथ ही रहे ना हम लोग दिल्ली में। अच्छा। वहाँ पर शिक्षा के लिए मेनली हम लोग यहाँ आए थे। गांव में जो माहौल शिक्षा का नहीं था, तो हमारे माता पिता चाहते थे कि हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमारे बच्चे आगे बढ़े। हाँ, वो नूह में आगे जाके कॉलेज है बहुत। हाँ, नहीं वहाँ भी था, लेकिन गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जी। तो उसका भी माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं था। फिर मिडिल स्कूल और दूर जाओ पढ़ने के लिए। तो उस सोच के साथ आए कि यहाँ दिल्ली में आएंगे तो शायद पढ़ लिख जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनकी ये सोच में कामयाब भी हुई। और प्रेम विवाह किया है, आप समझ ही गए। देखिए, मुझे पता है वो प्रेम विवाह नहीं था। नहीं, बिल्कुल अरेंज मैरिज हमारी हुई है। हाँ, मतलब प्रेम जो आजकल का जो प्रेम विवाह जिसे कहते हैं वो नहीं था। वो दर्शक इसको वो ना समझे, वो ना समझे। बिल्कुल, ये वो प्रेम विवाह है जो शादी के बाद होता है।
नहीं, प्रेम पहले हो गया था, हाँ। लेकिन विवाह हमारा अरेंज्ड तरीके से ही हुआ हाँ, और दोनों परिवारों की सहमति से हुआ। हम दोनों पर फैमिली की सहमति से हाँ, ये चीजें हुई। मेरी पत्नी भी सेम ऑफिस में हम लोग हैं, जी 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 और शादी से 5-6 साल पहले से हम जानते थे एक दूसरे को ऑफिस के माध्यम से। जी, कि भाई ये अफसर दे दिया तुमने हमें, वहां भी ऑफिस में भी सुननी पड़ती है अफसर की। हाँ, मतलब सबसे वैसे तो बहुत अच्छी जी। मैडम, बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार वो लगता है कि यार बंदिशें हो गई हैं यार, ऑफिस में ही साथ, घर से लेके ऑफिस तक पूरा चेक रहता है, कैमरा हाँ। ऑन रहता है, तो वो थोड़ी जब ये समस्या हाल है आपका, जब कैमरा ऑन रहता है। लेकिन सौभाग्यशाली हूँ मैं हाँ। कि बहुत समझदार पत्नी मुझे मिली है। मैं इस बात की आपको बधाई दूंगा कि और आपने। अच्छा, मैं एक विशेष जी। रूप से एक बात रेखांकित करना चाहता जी हूँ कि कविता के क्षेत्र में लाने का मतलब जो एक मैं इसमें आया हूँ, तो उसमें मेरी पत्नी का योगदान सबसे ज्यादा है, मुझसे भी ज्यादा। क्योंकि अच्छा। मैं लिखता था, स्वान्ते सुखाए में लिखता था, और मैं लिख के अपनी डायरी में होता था बस उतना, बस रख लिया। हाँ, उनको कभी कभार सुनाता था, या कभी कभार ऑफिस में हिंदी पखवाड़े के समय कुछ कविता सुना जी देनी, जी जी तो उतना ही लेखन से मेरा लेना देना था। लेकिन मेरी पत्नी जो हैं, वो मेरे कविताओं की प्रशंसक रही हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम कार्यक्रम होते हैं जाया करो, हाँ। इतनी अच्छी लिखते हो, वो जो दूसरे सुना रहे हैं उनसे भी अच्छी रचनाएं हैं तुम्हारी, तुम जाते क्यों नहीं हो। तो मैं थोड़ा सा आलसी रहा हूँ इस विषय में, अभी भी थोड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे पुश किया, तो मैं फिर कार्यक्रमों में, गोष्ठियों में जाना शुरू किया, और धीरे धीरे ऐसे ही। और कोई भी पुरुष अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ता है, अगर घर की महिला का सहयोग नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए जाना। आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, जी मतलब जी। कि हाँ, मैं ये तो आप समझता हूँ जानते कि आदमी की तो कुर्बानी सिर्फ पढ़ने की है, लेकिन उसकी हिफाजत बिल्कुल करना, परिवार का चलाना, और हम अगर कहीं जाके कविता पढ़ पा रहे हैं और उस माहौल में, तो हमें पता है कि हमारी पत्नी घर है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, पढ़ाइयों का ध्यान रखा जा रहा है, तब मतलब हम हमारे स्वतंत्रता से जा पा रहे हैं। हम अपना एक तरह से ये समझो कि जो कविता के मैदान में आके लोगों में कविता पढ़ रहा है, वो एक प्रतिबिंब है उनका। बिल्कुल क्योंकि यहाँ मैं कहना चाहूंगा, आपने पत्नी का जिक्र किया, तो मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा इस बात को कि चाहे वो हास्य का रंग हो, चाहे वो एक गजल का रंग हो, चाहे वो देशभक्ति के गीत का रंग हो, ये सब बगैर पत्नी की कुर्बानी के हो ही नहीं हो सकता। सही बात। लोग क्रेडिट दे ना दे, आपने ये क्रेडिट देकर अच्छा किया। ये मैं मंच से ही बोलता हूँ, कभी ऐसा जिक्र चलता है तो ये आपने बहुत अच्छा किया इसको बोलकर। आपको आगे वो टाइम भी और दे देंगी जाने के लिए, वरना मुश्किल हो जाती। ये बात आपने पते की करी है वैसे। जी 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 जी। मैंने इसीलिए सामने ये बात रखी ताकि वो किसी कार्यक्रम में आपके आने जाने पे पाबंदी ना लगाए। हालांकि उनको ये खतरा तो रहता ही है भाई, अभी भी ऐसा ना हो कि कोई और कह दे कि भी चलो हमारे साथ घूमने, और वो सोचते रहे कि भाई वो तो कविता पढ़ने गए। नहीं, वो ईमानदारी बरकरार रखी है सदैव, तो शायद उनको मतलब रिश्तों में बहुत गंभीर है। नहीं, बिल्कुल है, और ये होना चाहिए। उनको भी शायद इस बात का इल्म है कि मतलब उस तरह का व्यक्ति मैं नहीं हूँ। और इवन अदब की दुनिया में भी जो मुझे जानते हैं, चाहे वो कोई भी आप कवित्री हो, शायरा हो, कितने कई बार साथ भी सफर करते हैं, तो वो सब भी जानते हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, किसी को इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हास्य पे लिखना ये है कि अपने दौर के जो कल्चर होता है उसको महफूज करना हास्य, और ये जो है ना समाज पे लिखना, और ये जो समाज में चल रहा है इसके दर्द पे लिखना, ये एक इतिहास को बयान करना कि इस वक्त ये दौर था। ये अगर आपने देखा होगा कि अगर अभी भी ऐसी बातें होती हैं कि जब लोग बात करते हैं ना, तो वो कोट करते हैं कि देखिए उस वक्त कबीर ने ये लिखा था दोहा, उस वक्त तुलसीदास जी ने ये लिखा था। बिल्कुल। हम तक ये कालिदास की रचना कैसे पहुंची है? ये इसी तरह से पहुंची है कि उन्होंने वो वक्त अपना बताया कि मैंने जो वहां वक्त दिया है, वो मेरा पत्नी से जुदाई का वक्त था, जब मैंने वहां शिक्षा को हासिल किया है। यहाँ कालिदास को जो हमें पढ़ाया जाता है,
महज इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि वो पत्नी ने निकाल दिया तो नहीं, बिल्कुल कवि बन गए। रचनाओं की वजह से। हाँ, कालिदास को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि कालिदास संरक्षण किया है उन्होंने यहाँ उस समाज का, उस दौर का, जो समाज में चल रही थी चीजें। उनके एक एक उपन्यास, एक एक लाइन है उनकी जो है वो अनमोल इसीलिए है। और दूसरा जावेद साहब, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हास्य लिखता हूँ, ऐसा नहीं है जी। मैं गंभीर रचनाएं भी लिखता हूँ, मैं सामाजिक रचनाएं भी लिखता हूँ। हाँ, मैं मंच पे हास्य सुनाता हूँ, हास्य कवि के रूप में मुझे पहचानते हैं लोग, क्योंकि मेरा मानना, जैसे मैंने बताया, ये कि सभी के जीवन में दुख परेशानियां हैं। बेचारा कोई सुनने आया है वो वैसे भी दुखी होगा जी, और हम फिर अपनी कुछ दर्द भरी कविताएं सुना के उसे और दुखी ना करें तो थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पे अगर हम लोग खुशी ला पाए तो वो मेरे लिए एक ट्रॉफी के बराबर लगता है, कोई मेरी कविताओं से हंसा। तो इसलिए मैं हास्य कविता सुनाता हूँ, लेकिन मैं हर तरह की कविताएं लिखता हूँ। और गोष्ठियों में बहुत लोगों ने सुना होगा, मेरी गंभीर रचनाएं भी सुनी होंगी, टीवी पे भी सुनी होंगी। जब देशभक्ति वाला कोई कार्यक्रम होता है तो मैं देशभक्ति परक रचनाएं भी सुनाता हूँ। होली का कार्यक्रम होता है तो मैं होली वाली भी सुनाता हूँ, दिवाली वाला होता है तो दिवाली वाली सुनाता हूँ। मैं आपको एक अपनी सबसे प्रिय रचना सुनाता हूँ। हाँ जी। वो हास्य नहीं है। नहीं, आप अता कीजिए जी। एक कादम्बनी पत्रिका निकलती, आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध हिंदी की मशहूर पत्रिका है। वो पहले एक समस्या पूर्ति का एक कॉलम दिया करते थे जी। एक मिनट, नहीं है, कादम्बनी नाम की पत्रिका में एक समस्या पूर्ति का एक कॉलम आता था जिसमें कोई चित्र दिया जाता था जी। और कोई एक पंक्ति दी जाती थी, उसको इस्तेमाल करते हुए समस्या पूर्ति करनी होती थी। तो उसमें एक बार एक नटी का चित्र छपा था। एक नटी थी जो रस्सी पर चल रही है, हाथ में उसके बांस है, पैरों में एक पहिया है और उस रस्सी पे बैलेंस बना के चल रही है और उसका शीर्षक था हवा में। तो एक रचना का जन्म हुआ। वो मैंने समस्या पूर्ति के लिए 4 लाइनें लिखी थी, बाद में उसको रचना बनाया। तो मैं उसको अपने जीवन की बहुत बेहतरीन रचनाओं में मानता हूँ। एक बार अतुकांत कविता का प्रतियोगिता एक आगमन संस्था ने की थी, तो पहली बार मैं तब गोष्ठी में गया था आगमन की, उसमें प्रतियोगिता हुई थी, उसको प्रथम पुरस्कार मिला था उस रचना। अच्छा। तो मैं वो सुनाता हूँ आपको और बहुत मेरे दिल के करीब वो रचना है, सुनिएगा। निस्वप्न से त्रसित नयन है, निस्वप्न से त्रसित नयन है, क्षुधा से ग्रसित बदन है, बांस का लेकर के संबल आरूढ़ होकर भाग्य रथ पर, ईश को देती चुनौती वह उड़ी फिरती हवा में। वाह वाह वाह। ईश को देती चुनौती वह उड़ी फिरती हवा में, साथ केवल एक आशा पेट भरने को मिले अन्न, चाहे तोला चाहे माशा। वाह वाह वाह। चाहे तोला चाहे माशा। साथ में है एक बालक स्वयं बना जो अपना पालक। आपने देखा होगा कोई बच्चा भी ढोल बजा रहा होता है साथ में। हाँ। कि साथ में है एक बालक स्वयं बना जो अपना पालक, थप थपा थप मारता है थाप ढोलक पर या उदर पर कौन जाने। वाह 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 वाह। उदर पर थप थपा थप मारता है, उधर कहते पेट को जी। थप थपा थप मारता है थाप ढोलक पर या उदर पर कौन जाने। जान की बाजी लगाकर कितने रोते लाडलों की आंखों में विस्मय सजाकर, रस्सी डंडों को समेटे जा रहे हैं माँ व बेटे। वाह वाह वाह। रस्सी डंडों को समेटे जा रहे हैं माँ व बेटे, पर मिले हैं पैसे थोड़े, पर मिले हैं पैसे थोड़े, हाय हो कैसे गुजारा, वाह। शून्य में जैसे पुकारा, वाह वाह। शून्य में जैसे पुकारा, वाह वाह वाह। शून्य में जैसे पुकारा। वाह वाह वाह। तो ये रचना मैं बहुत अपने दिल के करीब मानता हूँ। देखिए, मुझे याद आ गया, मैं देखा करता अपने बचपन में नटों के बड़े तमाशे देखे। बिल्कुल। ये सब की आप किताब कब तैयार हो रही है आप ताकि लोगों तक ये पहुंच सके? जी जी जी। असल में बहुत लोग कहते हैं मुझे भी कि अब आपकी कोई ना कोई पुस्तक आ जानी चाहिए। कई वरिष्ठ जनों ने भी कहा, इवन आदरणीय बाल स्वरूप राही जी का बहुत प्रेम है मेरे प्रति, तो उन्होंने भी मुझे मेरी कुछ रचनाएं पढ़ने के बाद कहा था अब तुम अपनी किताब निकालो। मैंने कहा सर अभी मैं इस लायक अपने को नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमने देख लिया, अब आप निकालो। तो लेकिन मुझे यही लगता था कि मेरा शुरू से मन था कि मैं पहली रचना, अपनी पहली पुस्तक
हास्य वाली कोई रचनाओं की निकालूंगा। अच्छा। तो साझा संकलन में मेरी रचनाएं काफ़ी प्रकाशित हुई हैं। 6-7 साझा संकलन में रचनाएं प्रकाशित हैं। 1-2 साझा संकलनों का संपादन भी मैंने किया है। अच्छा। और कई साथियों के साथ मिलकर भी किया है। लेकिन मेरी जो पहली पुस्तक आएगी उसका नाम कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आपने नाम भी उसका सोच कर नाम भी सोच लिया और काफ़ी काम उस पर हो चुका है। अच्छा। लगभग 90% काम उस पर हो चुका है। तो शायद इस साल चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वो किताब दर्शकों तक जल्द से जल्द आए और बुक स्टॉल पर मिले। जी, वो आएगी। अभी कहाँ से आएगी ये मैं भी नहीं जानता हूँ। थोड़ा उस पर काम बकाया है, वो काम पूरा करके कोशिश है कि इस वर्ष के अंत तक कुछ तो गड़बड़ है जी शीर्षक किताब आ जाए। उसमें मेरी सभी हास्य कविताएं ही रहेंगी। बाकी कविताओं के लिए संकलन बाद में निकाला जाएगा, लेकिन हास्य का आएगा। अच्छा, चलिए मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ उसकी किताब की। जी धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा आप अब कोई वो गीत हमें सुना दीजिए। एक बार एक रेड लाइट पे मैं खड़ा था जी, तो एक बाबा बंगाली का एक कार्ड मुझे मिला। आपने भी बाबा बंगाली का कोई कार्ड आपको भी मिला होगा? जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इश्तिहार देखा होगा। हाँ, या कार्ड आपको भी मिला होगा। जी जी जी। तो एक बार रेड लाइट पे खड़ा था, किसी ने किसी बाबा का कार्ड दिया और मैंने उसको पढ़ा। बाबा फला फला बंगाली, काले इल्म के माहिर, हाँ, वशीकरण और तंत्र मंत्र के एक्सपर्ट। अच्छा। और अगर आपने प्रेम में धोखा खाया हो, विदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो, सोतन से छुटकारा पाना हो, हाँ, तो एक बार हमसे जरूर मिले। ये आप तो नहीं कर रहे दर्शकों से? तो दर्शक भी जानते हैं, बहुत सारे मिले भी होंगे कहीं ना कहीं जाके। तो मैं उनसे मिला तो नहीं जी, लेकिन वो पढ़ के उस कार्ड को एक शरारतन एक गीत का, एक कविता का जन्म हुआ जी। इस विषय पे मैंने तो कभी कोई रचना पढ़ी नहीं। तो ईश्वर की कृपा हुई, मैंने इस विषय पर लिखा। और हास्य रंग में लिखना आसान आप जानते हैं कहीं ना कहीं वो हास्य वाला जो कीटाणु है वो जब कुलाचे मारता है तो कुछ निकल आता है। तो वो ईश्वर की कृपा से रचना हुई और लिख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत जगह मैं नहीं भी सुनाना चाहता तो लोग डिमांड पे सुनते हैं इससे। जी। व्याज निंदा अलंकार होता है हिंदी में जी, जिसमें आपको लगेगा कि हम ये किसी की स्तुति में लिख रहे हैं, जबकि होता उल्टा है, उस पर व्यंग किया जा रहा है। तो व्याज निंदा अलंकार में ये रचना है। इसमें लगेगा आप वो जो बंगाली बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जबकि उसमें उस व्यंग है। तो आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा और श्रोता भी सुनेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। जी जी। सुनिएगा कि जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तेरे कांटे का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और कार्ड में क्या क्या लिखा होता है? माहिर तू काले इल्मों का है, चस्का तुझको चिल्मों का। माहिर तू काले इल्मों का है, चस्का तुझको चिल्मों का, सूरज ढलते ही बन जाता हीरो तू फूहड़ फिल्मों का, 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली। वाह वाह, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और क्या लिखा होता है? हाँ, वशीकरण और तंत्र मंत्र का माहिर तू कहलाता है, लेकिन अपनी बंगालन को खुद वश में ना कर पाता है। सबके कलेश तू दूर करे, पीटे पर खुद की घरवाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और
ये महिलाओं को जी। भी बहुत मूर्ख बनाते हैं, कोई इनके पास ना जाए, ये इसीलिए कविता लिखी गई है। अच्छा। वो बंद समर्पित करता हूँ हम्म। कि तू सूनी गोदें भरता है, ना जाने कैसे करता। हाँ व्यंग है हाँ। कि तू सूनी गोदें भरता है, ना जाने कैसे करता है। जो अंटी में आ गया तेरी, फिर तिल तिल कर वो मरता है। कितने ही नन्हे फूलों का तू ही तो असली है माली। वाह 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 वाह। कितने ही नन्हे फूलों का तू ही तो असली है माली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और ये किस उद्देश्य से लिखी गई जी। वो बंद समर्पित करता हूं जी। ऐसे किसी बाबा के चक्कर में कोई ना पड़े। हाँ। तो सुनिएगा, उद्देश्य वाला बंद समर्पित करता हूं। कैसे बाबा के चक्कर में तुम भूल के भी ना आना जी। ऊपर वाला सब देता है, बस उसको शीश झुकाना जी। हाँ, बात यही समझाने को रचना ये हमने रच डाली। वाह 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 वाह। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और एक बंद मेरे श्रोताओं के लिए भी लिखा है जी। अच्छा। हाँ, वो समर्पित करता हूँ, अंतिम बंद है जी। कि मेरी इस न्यारी रचना पर जो ताली नहीं बजाएगा। सुन लीजिए सारे कि मेरी इस न्यारी रचना पर जो ताली नहीं बजाएगा, कल से ये बंगाली बाबा उसके सपनों में आएगा। फिर उठ उठ कर वो रातों को रोज बजाएगा ताली। वाह 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 वाह। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। वाह 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 वाह। आपने बहुत प्यारी रचना सुनाई है और मैं ये समझता हूँ कि लोग जो है बाबा के पास न जाकर आपके पास रहेंगे क्योंकि आपने रचना ऐसी सुनाई है उनको। देखा एक दिन उनका बयान आ रहा था कि दिल्ली से कुत्तों को पकड़ा जाए, तो मुझे लगा कि ये कुत्ते जो होते हैं ये बहुत नजदीक हैं आम इंसान के। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने ऐसे किसी पशु पक्षी पे या कि जानवर पे आपने कभी इस पे भी कोई रचना अगर लिखी हो तो आप हमें वो जरूर हमें बताएं, हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी जी बिल्कुल। मेरी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, मैं मंच पे भी अक्सर सुनाता हूँ उसको और जी लोग बहुत पसंद करते हैं। एक व्यंग रचना है जी। मेरा मानना यह है कि हास्य तो हम थोड़ी देर के लिए हंसते हैं और भूल जाते हैं जी, लेकिन जो व्यंग होता है हम कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में वो पैठ बनाता है और जो भी श्रोता है वो उसको एक कैरी करके अपने साथ ले जाते हैं और आगे हमेशा उसको याद रखते हैं। तो मैंने कहीं एक पंक्ति पढ़ी थी कि ये जरूरी नहीं कि हर कुत्ता वफादार निकले, कई बार आपके वफादार भी कुत्ते निकल सकते हैं। वाह। एक व्यंग रचना है मेरी जिसमें कुत्ते और आदमी के बीच काल्पनिक संवाद है। अच्छा। और ये मेरे अपने विचार हैं, मैं हमेशा इसको एक डिस्क्लेमर के साथ सुनाता हूँ कि ये रचना बिल्कुल काल्पनिक है, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, ये मेरे अपने विचार हैं। तो मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिए। ये मेरा एक दोस्त है भोला। एक दिन भोला अपने प्यारे कुत्ते रॉकी से बोला, सुन यार रॉकी, तुझे कुत्ता बनाकर भगवान ने की है बहुत नाइंसाफी। वाह। वो तुझे कुत्ता ना बनाकर इंसान बनाता तो बहुत मजा आता। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। रॉकी बोला, माना कि जानवर हूं पर मेरे जज्बातों से ऐसे ना खेलो, और इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे दो चार गालियां ही दे लो। इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे दो चार गालियां ही दे लो। तुम इंसानों ने तरक्की खूब की है, पर तुम अपना विवेक खोते जा रहे हो। वाह वाह वाह। अरे हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। वाह वाह वाह। तुम इंसान आज जानवर। वाह 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 वाह। जवाब नहीं, मुझे मैं तो ताज्जुब में हूँ।
आप अभी कविता बाकी है ये? जी जी, अभी जी, तो शुरू ही हुई है ये, जी जी। कि तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। यहाँ से तो अब कविता शुरू होती है, भूमिका थी। अच्छा। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्ते को मार आया हो? वाह वाह वाह, ये काम सिर्फ इंसान करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो, या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो? वाह 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 वाह। या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो? वाह। या फिर किसी कुत्ते ने गरीब जनता की जेब काटी हो और अपने किसी रिश्तेदार को कोयला खदान बांटी हो? आए है, वाह 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 वाह। किसी कुत्ते ने कभी कोई स्कैम भी नहीं किया है और ना इन ढोंगी बाबाओं की तरह अपने भक्तों को धोखा दिया। वाह वाह वाह। अरे हमारा हर साथी तुम्हारी रक्षा के लिए रातों तक को जागा है, और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। वाह वाह वाह। और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। वाह। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते हैं। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर पढ़िए आप, वाह वाह वाह। हम तो जिस घर में खाते हैं वाह वाह वाह, उससे सदा वफादारी निभाते हैं। जी। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं, और तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। ये माना हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। वाह वाह वाह। भाई काटने से क्या उपमा आपने लगाई, वाह वाह वाह। पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। वाह वाह। मुझे मालूम है मेरी ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। वाह वाह वाह। क्या अपने हाथ से कहां से निकाल ले भाई। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। वाह वाह वाह। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो। ये शादीशुदा हम जैसे व्यक्तियों के लिए पंक्तियां हैं। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। वैसे सच कहें तो इस पत्नी नाम की सबला से तो हम भी डरते हैं। अच्छा। इसीलिए भूल कर कभी शादी नहीं करते हैं। इसीलिए भूल कर कभी शादी नहीं करते। और मेरा दोस्त टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। अच्छा। मेरा दोस्त टॉमी बता रहा था तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। बहुत अच्छी चोट की आपने, वाह। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। वाह वाह वाह। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है। वाह। किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की है। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा है। और किसी फिर पढ़िए आप, ये भ्रूण हत्या का आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह। मेरा तो टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, और किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। वाह 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 वाह। वैसे तुम इंसानों ने हम कुत्तों को भी खूब सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकरा अधिकार आयोग बनाया है। वाह, मैं नया आयोग बना दिया आपने तो। वाह वाह वाह। वैसे तुम इंसानों ने हम कुत्तों को भी खूब सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकरा अधिकार आयोग बनाया है। ये आयोग तुम मनुष्य द्वारा हम पर किए गए हर अत्याचार को बखूबी जांचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने ये बसंती का बाप भी नाचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने बसंती का बाप भी नाचेगा। वैसे तुम तो जानते ही हो कि सूंघने की शक्ति में हम कितने खुश नसीब हैं। इसलिए तुम्हारा भविष्य सूंघ कर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब है। वाह। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। वाह। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। वाह 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 वाह। इसलिए कहता हूं भोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की रट यदि फिर से लगाई, तो मैं फूट फूट के रो दूंगा
क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। वाह 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 वाह। इसलिए माना कि जानवर हूं पर सीधा, वफादार और सच्चा हूं, और तुम जैसा इंसान होने से तो मैं कुत्ता ही अच्छा हूं। वाह 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 वाह। आपके लिए मैं यही कहूंगा कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको जो है बुलंदी के उस मुकाम पर पहुंचाए कि जहां आपकी किस्मत भी रक्स करे। शुक्रिया। ये तो आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, आपने जो वार्तालाप आपने किया, वाकई आपने ऐसी ऐसी जगह चोट की है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। चूंकि आप एक हास्य के रस के कवि हैं जी, और आपने ये रचना भी लिखी है, ये शानदार रचनाएं हैं आपकी। शुक्रिया। हर एक रचना जो भी हमने आपकी सुनी है बहुत अच्छी रचनाएं हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये इस विश्व की धरोहर है जो आप सुना रहे हैं। जी शुक्रिया बहुत। ये स्ट्रेस वाली जिंदगी आजकल देखिए हर एक घर में किसी न किसी को एंजाइटी हो जाती है जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रेशर लेता है वो अपने ऊपर। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसा टॉनिक दे सकते हैं कि जो ये जो है हम पे भार कम आए, सोचने का, समझने का। ये आजकल हम अपनी चीजों को ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं और जिंदगी में से ये जो रस है ये हमसे रुष्ट होता जा रहा है, क्योंकि हम इस रस की कीमत नहीं जानते। जी हास्य रस की। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं। जीवन, मेरा जो अपना मानना है, जीवन में सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां जब हम इस जीवन में आए हैं, सभी के साथ सुख दुख तो लगे ही रहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमेशा सुखी रहे, जी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुखी रहे हमेशा। तो सुख दुख तो आएंगे जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको कैसे लेते हैं। मैं ये मानते होंगे कि आप हिंदुस्तान के कवि हैं, लेकिन जैसा कि आपका ये व्यंग का और हास्य का रंग है, मैं नहीं समझता कि ये किसी दायरे में बनता है। ये पूरे विश्व की आप पे धरोहर है और इसकी जिम्मेदारी है कि आप पूरे विश्व को, चलिए शुक्रिया। हाँ, वो हंसाएं आप। कविता सही बात है, सभी के लिए होती है, किसी हाँ, एक मुल्क या एक दायरे में नहीं मानते। जी 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 जी। तो मैं इस दायरे से आपको गुजारिश करूंगा कि इस दायरे से निकलकर तमाम दुनिया के लिए जो भी आप संदेश देना चाहें कि वो एंजाइटी से, इन चीजों से कैसे बचें। जी, मैं जी एक मेरी कविता है, उससे सुनाने से पहले मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ जो मैंने खुद भी जिया है। हम किसी भी नकारात्मक पहलू को सकारात्मक रूप में कैसे ले सकते हैं। अच्छा। मेरा एक बार बाइक से एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज़्यादा चोट लगी। जी। जीवन का पहला बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। हमारे कुछ दोस्त साथ थे जी। तो हम गए डॉक्टर के पास, पट्टियाँ वट्टियाँ बंधी हैं, दवाई लगी है, कपड़े फटे हैं। अच्छा। तो अब इसमें या तो डिप्रेस हो जाओ, भाई चोट लग गई, इतना लग गया। हाँ। लेकिन आपको जीवन दर्शन दिखाता हूँ मैं इसमें, जो मैंने खुद जिया है। अच्छा। तो मेरे दोस्त बोलने लगे, यार पहली बार एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ मिठाई विठाई खिलाओ। अच्छा। ये जीवन को दूसरे नजरिए से देखने का तरीका है। तो हम लोग उस तरह के थे। उनका हाँ यार बात तो सही है, पहली बार हुआ है। अच्छा। हम लोग वहाँ पास में एक रेस्टोरेंट था, हम तो लोग, आपने भी ये बात दोस्तों से कही? हाँ, हम लोग रेस्टोरेंट पे गए। वहाँ मेरा यहाँ पर पट्टियां बंधी हैं, पूरा कपड़े फटे हैं। हम लोग वहाँ पार्टी कर रहे हैं बैठ के, स्वीट आ रही आओ, ये लाओ भाई, मिठा लाओ, ये लाओ लाओ। और हम लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। अच्छा। उस चोट को भी सेलिब्रेट किया। मतलब आपने उसको दिल पे नहीं लिया उसको, हमने एक सकारात्मक तरीके से लिया। ठीक है, जीवन में लगती है। अच्छा अच्छा। अभी मेरे बेटे को चोट लगी जी, तो जी। मैं उसको प्लास्टर कराया। उसके बाद मैंने उसको कहा चलो सेलिब्रेट करते हैं उसको। अच्छा। आइसक्रीम खिलाई उसको, वहीं से लेके जो मन है तेरा, इसको छोड़ो, जो लग गया तो लग गया। अच्छा। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप इसको अच्छे से ठीक करना है, मजे से रहो, खुशी से रहो। मतलब वो चोट को भी नहीं लेना जहन पे, नहीं लेना। अच्छा। तो उसको आप मतलब जो होना है वो तो होगा, जो हो चुका, अब उसको आप करेक्ट वैसे तो नहीं कर सकते, उसको आगे के लिए ठीक कर सकते हैं अपनी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ। तो मेरा बेटा उसके बाद वो भी बहुत पॉजिटिवली ले रहा है और उसको कोई इतना परेशानी नहीं हुई।
तो ये जीवन दर्शन है। तो मैं कविता की बात कर जी रहा था। जी जी। तो मैं हास्य कविता इसलिए लिखता हूँ कि लोगों को थोड़ी देर के लिए तो कम से कम खुशी मिल पाए। तो मेरी एक रचना है, वो एक तरह से संदेश है कि किसी भी तरह की परिस्थितियां हो रहे तो हमें मुस्कुराते हुए उनको फेस करना है। तो सुनिएगा जी। तो कि जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। वाह। कि जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। वाह वाह। हंसने से मन हल्का ये हो जाता है, दिल का मानो दर्द कहीं खो जाता है, जब तक आंसू ना आ जाए हंसो हंसो। हंसो हंसो। वाह 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 वाह। जब तक आंसू ना आ जाए हंसो हंसो। वाह वाह। जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। हंसना तो मानव का गहना है प्यारे, अच्छा। हंसना तो मानव का गहना है प्यारे, गधों ने कब इसको पहना है प्यारे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी आपने तस्वीर दी है गधों से। वाह वाह। कि हंसना तो मानव का गहना है प्यारे, गधों ने कब इसको पहना है प्यारे। दुश्मन चाहे आंख दिखाए, आहा। अभी पड़ोसी ने आंख दिखाई दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मन चाहे आंख दिखाए, हंसो 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 हंसो। एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ता है, डोपामाइन का लेवल भी चढ़ता है, वाह वाह। और झुर्री भी तेरी घट जाए, हंसो हंसो। वाह 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 वाह। झुर्री भी तेरी घट जाए, हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो, सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। और एक पंक्ति आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, उसको मैंने इस कविता में यूज किया है। साभार के खोलो अपने दिल को तुम भी यारो संग। वाह। जो हमारे मित्र होते हैं वो बहुत स्ट्रेस आप वहां रिलीज कर पाते हैं उनके साथ बैठ जी के। जी जी। तो खोलो अपने दिल को तुम भी यारो संग, वरना एक दिन खुलेगा ये औजारो संग। वाह। खोलो अपने दिल को तुम भी यारो संग, वरना एक दिन खुलेगा ये औजारो संग। और सुबह सुबह पार्कों में भी लोग हंसते जाके, सब बाबा भी ये ही बतलाए, हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो। सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। लेकिन हाँ आलम साहब जी जी, और जावेद साहब जी, कई जगह नहीं भी हंसना चाहिए। अच्छा। हाँ, हंस के फंस भी जाते हैं, तो वो भी मैं आपको, भाई ये आप देख लीजिएगा कहाँ हंसना है कहाँ नहीं। तो कहाँ नहीं हंसना वही मैं बताता हूँ। अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन मत हंसना तुम बीवी के आगे। अच्छा। मत हंसना लेकिन तुम बीवी के आगे, खुल जाएंगे तेरे सारे ही धागे। बच्चे कितना भी चिल्लाए, हंसो हंसो हंसो। बच्चे कितना भी चिल्लाए, हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो। सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। और कहाँ नहीं हंसना चाहिए जी। अपने अफसर के आगे भी मत हंसना। अच्छा। कोई अफसर में पसंद नहीं करता उसका एम्प्लॉय उसके सामने ज्यादा दांत दिखाए, कि अच्छा। अपने अफसर के आगे भी मत हंसना, वरना पड़ जाएगा तुझको भी फंसना। वाह। चमचे कितना भी उकसाए, हंसो हंसो। वो तो चाहते ना। वाह वाह वाह। कि अपने अफसर के आगे भी मत हंसना, वरना पड़ जाएगा तुझको भी फंसना। वाह। चमचे कितना भी उकसाए, हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो। वाह वाह। सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो हंसो। वाह वाह वाह। और कुछ लोग बड़े कुढ़े हुए रहते हैं, आप उनके सामने हंसोगे तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ का चेहरा ही ऐसा होता है वैसे। तो ईर्ष्यालु जन के आगे भी मत हंसना। अच्छा। ईर्ष्यालु जन के आगे भी मत हंसना, उनकी फितरत होती हंसतों को डसना। आपको नजर लगा देंगे, अंदर से बद्दुआएं देंगे, नजर लगा देंगे, इसलिए मत हंसना। ईर्ष्यालु जन के आगे भी मत हंसना, उनकी फितरत होती हंसतों को डसना। वाह। बाहर से कितना दिखलाए, हंसो हंसो। वाह 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 वाह। हंसो हंसो। बाहर से कितना दिखलाए, हंसो हंसो। जीवन में कितने दुख आए, हंसो हंसो। वाह। सुख ढूंढे भी मिल ना पाए, हंसो। वाह वाह वाह। जीवन में कितने दुख आए, हंसो। वाह वाह वाह। तो ये मेरा संदेश है आप सभी श्रोताओं के लिए। जीवन में दुख परेशानी सभी के साथ है, लेकिन हंसने का जो भी मौका मिले उसे गवाओ मत, और हमेशा सकारात्मक रूप से जिंदगी जिए। बहुत बहुत आभार। देखिए, मैं इंटरव्यू को क्लोज करने से पहले एक तो ये चाहता हूं कि आपके बेटे की जो चोट लग गई थी आप उसको बुलाएं यहाँ, और वो आपने इस माहौल को कितना अच्छा कर रखा है घर के को, कि बेटे ने उस चोट को भी इसको सेलिब्रेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने उस
साहबजादे से हमें मिलवा दे, हम उस नूरे नजर के, बिल्कुल चश्मे नजर के हम भी दीदार करना चाहते हैं। बिल्कुल। आप आइएगा आरव कल्याणी साहब, आरव कल्याणी साहब जी, कहिए आप बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम आरव कल्याणी। आरव कल्याणी, अच्छा। आप, हमने सुना है आपके पापा ने हमें बताया था कि आपने अपनी मम्मी के लिए कविता लिखी है। हाँ, लिखी है। बहुत अच्छी बात है ये, मैं एक कवि के बेटे से यही उम्मीद कर सकता हूँ। ये हरियाणा का खून है उसमें। तो बेटा आप हमें वो कविता सुना दीजिए, हम समय नष्ट नहीं करना चाहते। ठीक है जी, जो आपने, अच्छा चलिए सुनाइए हम। मेरी कविता का नाम है मेरी माँ। अच्छा। सबसे अच्छी, सबसे सच्ची, सबसे प्यारी मेरी माँ, वाह। सबसे सुंदर, सबसे भोली, सबसे न्यारी मेरी माँ। वाह वाह वाह। मेरे जीवन का आधार वो ही है, हाँ। मेरी खुशियाँ, मेरा संसार वो ही है। वाह वाह वाह। महके फूलों की है क्यारी मेरी माँ, सबसे सुंदर, सबसे भोली, सबसे न्यारी मेरी माँ। वाह 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 वाह। चंदा सा लगता है उसका सुंदर मुख, उसके ही आंचल में मेरे सारे सुख, मेरे सब दुखों पर भारी मेरी माँ, सबसे सुंदर, सबसे भोली, सबसे न्यारी मेरी माँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आरव। मैं तो ये कहूंगा कि आप तो अभी से नाम रोशन कर रहे हैं, अपने पिताजी का भी, अपने माताजी का भी, और हम भी धन्य हो गए आपके पास बैठ के। बेटा बहुत बहुत आपको बधाई कि आपके जो मम्मी पापा वाकई में ऐसे माता पिता हैं कि जिन्होंने एक स्टार जो है बचपन से ही पाया है। धन्यवाद। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं जी, और दर्शकों को एक नए इंटरव्यू की तरफ, एक नई शख्सियत की तरफ, एक व्यक्तित्व, एक नया व्यक्तित्व और नया साहित्यकार, हम उस तक फिर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम आपसे विदा चाहते हैं।